जिन लोगों में ताकत नहीं होती है वो इस तरह की घटिया बातें करते फिरते हैं। लगता है तुमने अपनी आंखों में अपना ही अक्स फंसा लिया है करण, इसलिए अपनी तारीफ करते फिर रहे हो। घटिया बातें और घटिया हरकतें तुम्हारी खूबी है, मेरी नहीं। मेरी खूबियों में दिलचस्पी ना लो तो बेहतर होगा। दिलचस्प तो तुम हो ही करण, इनफैक्ट काफी ज्यादा दिलचस्प हो। उतने दिलचस्प जितना शेर की खाल ओढ़ने वाला कोई गीदड़ होता है। वो अपनी आवाज बदलकर शेर की दहाड़ तो मार लेता है, लेकिन खतरे के आते ही दुम दबाकर भाग जाता है। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी सच्चाई जानकर। मेरा सामना करने का कलेजा नहीं है, इसलिए मेरे पीठ पीछे अफवाह उड़ा रहे हो कि गोदाम में आग मैंने लगाई थी। वो अफवाह नहीं है ऋषभ, वो सच्चाई है। दुनिया जानती है कि मल्होत्रा इंडस्ट्री में किसी मंदिर से कम नहीं है करण। मैं उस मंदिर में आग लगाऊंगा? पब्लिकेशन हाउस से सबसे ज्यादा नफरत सिर्फ तुम्हें थी ऋषभ। नफरत मुझे सिर्फ तुमसे है करण, सिर्फ तुमसे और तुम्हारी शख्सियत से। लेकिन वो नफरत इतनी ज्यादा नहीं है जितनी मोहब्बत मुझे अपनी कंपनी से है। वो कंपनी जो मेरे डैडी ने अपने खून पसीने से खड़ी की है। खैर जाने दो, रिश्तों की गहराई का अंदाजा तुम्हें कैसे हो सकता है? तो एहसान फरामोशी की भी हद होती है करण। मैंने खुद इससे समझौता करके तुम्हारी जान बचाई। अगर तुम्हें उसके हवाले कर दिया होता तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा क्या हश्र हुआ होता। माँ के कहने पर समझौता मैंने कर लिया ऋषभ, वरना आज साबित हो गया होता कि जान कौन कमाता। अरे जाओ जाओ करण, क्या खाक साबित करोगे तुम? खामखा अपना सीना मत ठोको। सीना ठोकूंगा सीना और अपनी पीठ भी थपथपाऊंगा जिस दिन मैं साबित कर दूंगा कि गोदाम में आग तुमने लगवाई थी। गीदड़ और उसकी गीदड़ भप गया। क्यों? ऋषभ, करण, मैं हाथ जोड़ती हूँ, बंद करो ये तमाशा। सुनील घर पर है? नहीं, सुनील अभी तक घर नहीं लौटा है। अगर इजाजत हो तो क्या मैं 2 मिनट यहाँ बैठ सकता हूँ? मुझे आप दोनों से चंद बातें करनी है। चंद बातें तो दूर की बात है मिस्टर मल्होत्रा, हमारे बीच किसी भी बात की संभावना मुझे नजर नहीं आ रही। देखिए, अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो संभावना की तलाश की जा सकती है। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। फरमाइए। देखिए वर्मा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप इस शादी के खिलाफ क्यों हैं? आप अपने खानदान के कारनामों को सही आईना दिखा दीजिए, अपने एक सवाल के कई जवाब मिल जाएंगे। लेकिन वर्मा साहब, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। महन बाबू, जो कुकर्म आप लोग करते हुए भी शर्माते नहीं हैं, उसे हमारे संस्कार जबान पर लाते हुए भी शर्माते हैं। उन्हें बार बार दोहराने से मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अतीत रहा है ऋतु का, ऐसी लड़की को अपनाते हुए हमारा गरीब और गुमनाम खानदान घबराता है। वर्मा साहब, लेकिन एक बच्ची की जरा सी नासमझी की इतनी बड़ी सजा। जरा सी दरअसल आप जैसे ऊंची छत और विशाल मकानों में रहने वाले ऊंचे घराने के लोगों में जो चीज मामूली लगती है, वो जब हमारे नीची छत और छोटे मकानों में आ जाती है तब उसे भीतर लाने के लिए घर के दरवाजे तक छोटे पड़ते हैं। अपने गुनाहों को शरण देने के लिए आपके मकानों में काफी जगह होती है, पर जब हम ऐसे गुनाह को शरण देते हैं तो घर के बाहर की सड़क पर चलते लोगों तक नजर आता है। आपको नासमझी का दर्जा देना आप जैसे अमीरों के बहुत पुराने चोंचले हैं। देखिए वर्मा साहब, ये अमीरी गरीबी वाली बात कब और कैसे आ गई? मैंने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया आपको। वो आपकी अमीरी थी जिसने हमारे सुनील के संस्कार को बेमूल भाव के खरीद लिया है। सचमुच आप बहुत दौलतमंद हैं, वरना वो सुनील जिसकी परवरिश मेरे उसूलों और आदर्शों ने की थी, वो आपके हाथों बिक जाता। ये सरासर इल्जाम है मुझ पर वर्मा साहब। इल्जामों की लिस्ट मैंने अब पढ़नी शुरू भी कहां की है। तलाक से पहले महन बाबू आपकी गतिविधियां क्या क्या किन किन लोगों के साथ रही है मैं पता लगा चुका हूं, और आपकी उसी मर्यादा का नतीजा है आपकी एक बेटी पर खून का इल्जाम और दूसरी बेटी की नासमझियां। आप भी वही मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले शख्स निकले जो अमीरों की अमीरी से जलते हैं, असूल, आदर्श, संस्कार, इनके खोखले नारे लगाते हैं। मैं पूछता हूं, आप मेरे या मेरे खानदान के कितने करीब रहे हैं जो आप इस तरह के बेधड़क इल्जाम अब मुझ पर और मेरी बेटियों पर लगा रहे हैं? जिस तरह की जिंदगी हम जिए हैं उसका अंदाजा है आपको? जरा सी हेडलाइंस अखबार में पढ़ ली और जजमेंट पास कर ली। आखिर आप जजमेंट पास करने वाले होते कौन? अब इन बातों का कोई फायदा नुकसान की मैं परवाह नहीं करता। आप रिश्ता क्या तोड़ेंगे, मुझे इस रिश्ते से इनकार।
गुड बाय। स्वेतलाना, सोनू को फोन करके बुला लो स्वेतलाना। अगर मुझे कुछ हो गया ना, उसे एक बार देख तो लूं प्लीज। अब तुम सोनू को बुलाकर क्या बताओगे कि उनके डैडी कितने डरपोक हैं? थोड़ा सा बुखार चढ़ गया और तुम इतने घबरा गए। चलो सूप पी लो। नहीं नहीं, सूप नहीं। क्यों? नहीं, मन नहीं कर रहा, सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। ये तुम जायके के लिए नहीं पी रहे हो, हाँ। बतौर दवा पी रहे हो। चलो नहीं। मुंह खोलो, उठो, मुंह खोलो। अच्छा सूप। गुड बॉय। बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हो मुझे तुम। तो फिर लो, अपने हाथ से पी लो। ओहो, चलो अपने हाथ से पी लो। ये तो नहीं पीना है। सुबह से कुछ नहीं खाया होगा तुमने। मैंने तो रात से ही कुछ नहीं खाया। पता है, रात को ना मेरे सिर में बहुत दर्द हुई थी, तो मेरे को ठंड लगी, मैं सो गया। सुबह मैंने उठ के चलने की कोशिश की तो 1-2 कदम चला था, फिर हिम्मत ही नहीं हुई, मैं बेहोश सा हो के गिर गया। किसी ने नहीं बताया। उसने कल रात तुम्हें फोन करने की कोशिश की, तुमने फोन नहीं उठाया, तो उसे चिंता हो गई। मुझे लगा था 2-3 बार कुछ फोन्स आए, लेकिन मेरे में तो हिम्मत नहीं थी फोन उठाने की। लो डॉक्टर मुखर्जी आ गए। कम इन डॉक्टर। हेलो। हेलो, बैठिए। डॉक्टर, रोनी को कल रात से बहुत तेज़ बुखार है। मैंने उसे अभी अभी एक पैरासीटामोल की टैबलेट दी थी, लेकिन टेम्परेचर कम नहीं हुआ है। कुछ दर्द महसूस हो रहा है पेट में या सर में? पूरा शरीर में दर्द है सर, सर में दर्द है और ठंड सी लग रही है मेरे को। कुछ शिवरिंग वगैरह है बॉडी में? हाँ, कभी मुझे कल रात को भी हुई थी, फिर दोपहर को गर्मी में भी मुझे बहुत ठंड लगी। अभी कुछ थोड़ा सा मुझे ठंडी लग रही है। लगता है इन्हें मलेरिया है। मैं आपको कुछ दवाएं देता हूं और कुछ सॉलिड खिलाने के बाद आप इन्हें आज रात में इसकी 1 डोज दे दीजिएगा और दूसरी डोज कल ब्रेकफास्ट के बाद। उससे टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा और अगर नहीं होता है तो इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा। टेस्ट के बाद ही ठीक पता चल सकेगा कि इन्हें क्या हुआ है। अच्छा, लेकिन खाने में कुछ परहेज करना है? फ्राइड चीज़ें तो बिल्कुल नहीं। हो सके तो आप इन्हें बॉइल्ड फूड खिलाइए, लेकिन बेस्ट तो सूप और फ्रूट ही रहेगा। थैंक यू डॉक्टर, मैंने आपको इस वक्त तकलीफ दी। इट्स माई ड्यूटी। कल सुबह मैं आपको टेलीफोन करूंगा, लेकिन अगर रात में इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो आप मुझे तुरंत फ़ोन कीजिएगा। ओके, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट। स्वेतलाना, रात बहुत हो गई है, अब तुम भी घर जाओ। अब वही बच्चों जैसा बर्ताव मत करो। तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। रात में यहाँ किसी का होना बहुत ज़रूरी है। अकेले तो मैंने इस घर में आधी जिंदगी गुजार दी। अब तुम वही हिसाब किताब लेकर मत बैठो। मैं तो इतना कह रहा था कि तुम वैसे ही परेशान होगी, घर जाओ, सुबह आ जाना, तब तक मैंने सोना ही तो है। देखो, मैं इस घर में कई साल रही हूँ, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं। अब तुम मुझे परेशान मत करो। थैंक्स स्वेतलाना। नहीं मैम, ये तुमने ठीक नहीं किया। इतना सब कुछ बोलकर चले आए। अरे कम से कम इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए कोई गुंजाइश तो छोड़ी होती। मिट जाए रिश्ता, मुझे कोई परवाह नहीं।
मुझे उस खानदान में अपनी लड़की देनी ही नहीं है। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी खातिर अपने स्वाभिमान का गला घोटकर मैं वहां गया था अपने घुटने टेकने, लेकिन क्या हुआ? पहले उन्होंने मेरी बेइज्जती की और इस बार ऋतु को बेइज्जत करने की कोशिश की, उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश की उन्होंने। देखो महन, उनका गुस्सा जायज है। अगर तुम उनके जूते में अपने पांव डालकर देखो ना, तब तुम्हारी समझ में आएगा। ऐसा करके मैंने देख लिया है और बात मेरी समझ में भी आ गई। ये मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले लोग हम दौलतमंद लोगों से नफरत करते हैं। हमारी बेइज्जती, तौहीन करने में इन्हें मजा आता है। लेकिन महन, ये सब करके तुम्हें हासिल क्या हुआ है, बताओ तो। मुझे कुछ हासिल नहीं करना है। उन्हें मिडिल क्लास मेंटालिटी मुबारक हो और मुझे दौलतमंद होने का शौक। देखो महन, इस तरह तो कोई भी हल नहीं निकल। शीला, सब देख भी लिया और समझ भी लिया। सब कुछ वहां अकेले झेल रहा था मैं। अगर तुम मेरे साथ में होती तो वापस लौटते वक्त यही कहती, महेन हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बात खराब होने में वक्त ही कितना लगता है। खराब बातें मैंने नहीं की, खराब बातें उन्होंने शुरू की। जानते हो क्या कहते हैं? सुन सकोगी? कहते हैं महेन मल्होत्रा ने अपनी दौलत दिखाकर हमारे बेटे सुनील को खरीद लिया है। अगर मुझे खरीदना होता तो आज मैं एक सुनील नहीं 36 सुनील खरीद सकता हूं। हर चीज बिकाऊ नहीं होती है मिस्टर मल्होत्रा। अब तुम यहां क्या करने आए हो? मैं नीतू के केस के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था। मिस्टर सुनील वर्मा, वो सिलसिला खत्म। मैं नीतू का लॉयर बदल रहा हूं। क्या? महन, तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? जो भी मुंह में आया बस बोलते जा रहे हो। अच्छी तरह जानता हूं। अब सुनील वर्मा नीतू का लॉयर नहीं है। सर, आप अपना गुस्सा या अपनी नाराजगी नीतू की जिंदगी या उसके केस पर क्यों उतार रहा है? आखिर नीतू से मेरा भी रिश्ता बनता है। अगर उसके केस को कुछ भी हो जाता है तो मैं ऋतु के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजार पाऊंगा? तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूं। अब तुम्हें ऋतु के साथ एक दिन भी गुजारने की जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों का रिश्ता खत्म करता हूं। What? यस, एक सड़क छाप वकील को अपनाया और वो सर पर बैठ गया। मिस्टर सुनील वर्मा, अगर महेन मल्होत्रा को किसी को सर पर बिठाना आता है तो अपनी जूती की एड़ी के नीचे कुचलना भी आता है। That's very good. आप अपना जूता, अपना सर और अपनी एड़ी सलामत रखिए। ये रही नीतू के केस की फाइल। अब उसके केस का जो भी अंजाम होगा, सेहरा आपके सर पर बंधेगा। Get out. Getting out. Right now. Get out. लेकिन आपके वकील तो पुरोहित साहब थे। हाँ शर्मा जी, लेकिन मैं पुरोहित साहब से ज्यादा खुश था नहीं, तो मैंने उन्हें, खैर अगर हम मतलब की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बाबू, त्यागी, क्या बात है त्यागी? आजकल कव्वाली का रियाज शुरू कर दिया है, जो सातों सुरों से ऊपर का सुर लगा रहे। नाच गाना बहुत हुआ और हमका कछु लगाने के लिए रियाज का जरूरत नहीं पड़ता है। बहुत दूर तो खोपड़िया में इंच भर का पीतल गाड़ देता हूं हम। अच्छा, अपना पुराना कारोबार छोड़कर लोहार हो गए हो? ये जो पीतल और लोहे की बातें कर रहे हो। लोहार का भट्टी अपना सीना पर लेकर आया हूं। ये जो तोहरा हस्ती है ना, ये कोई मैं गला कर मनचाहा डिजाइन का पीकदान बना डालूंगा हम तोहरा। बहुत बुरी बीमारी होती है नींद में चलने की त्यागी। सपनों को हकीकत समझकर
नींद से उठकर आए हो। जब होश आएगा तो बहुत बहुत पछताओगे अपने इस बर्ताव के लिए। और बिना किसी रंजिश के मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि मारने के बाद मुझे बहुत अफसोस होगा त्यागी। अफसोस तो तुमका वैसे भी होगा, काहे कि हमका जान से मारने की सेखी भगारने वाले बहुत रे आए और हमरा जिंदगी को सलाम कर कर रुखसत ले गए। अगर गोदाम का आग से तोहरा ताल्लुक निकला ना, गोदाम की आग से मेरा ताल्लुक, और अगर ऊ ताल्लुक से लुका छिपी करके तुमने ऊ का जिम्मेदारी हमरे ऊपर डालने का कोशिश किया, तो ये समझ लेना कि तुम अपनी जान के खिलाफ साजिश कर रहे हो। त्यागी, तुम पागल हो गए हो। सही फरमा रहे लेनिन बाबू आप। पहला वजह ये है कि वो गोदाम का जिम्मेदारी हमरे ऊपर डाला जाएगा कि हमरे सब भैया की गोदाम को नुकसान पहुंचाया। और दूसरा वजह, अगर तुम हमरे ऋषभ भैया के खिलाफ नाखून भर भी गया ना, तो समझ लेना कि हमरे लिए एक ठो वजह काफी था और तुम हमका 2 ठो वजह दिया। तो भैया यहां खड़े खड़े गिनती क्यों गिन रहे हो? तुम्हारा दिमाग फिरता है तो तुम्हें मुबारक हो। बाबू साहब, आप होगे कोनो परदेश के बहुत बड़े अफलातून, लेकिन हम देसी और खालिस आदमी हूं। रत्ती भर परवाह नहीं है हमका अपना जान का। मनो तुम पर्वत भर चिंता करो अपनी जान की। जय हिंद।